Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today's topic is the sampling distribution of regression coefficient B. In the first part, we will study the mean of the sampling distribution of B. The reference book is Chaudhry Sher Mohammad Chaudhry. The linear regression model, a simple linear regression model that describes the relationship between two variables x and y, having the form y is equal to alpha plus beta xi plus epsilon, where epsilons are the random errors and I varies from 1 to n. It means there are n observations. Assumptions. First assumption is the random error having the mean 0. So random error are normally distributed with mean 0 and variance sigma square y dot x. Epsilons are independent of x. As you can see that the model involves y is equal to alpha plus beta x plus epsilon. So x and epsilon both are independent, okay? And alpha and beta are the two parameters. And epsilons are normally distributed with mean 0 and variance sigma square. So this is the random term and y is also the random term because y is the expression of all these equation. Okay? यानी कि अगर आपके पास इक्वेशन में एक रैंडम टर्म है तो पूरी इक्वेशन का जो ऑब्जर्वेशन बन रही है y की फॉर्म में वो भी क्या होगी, आपके पास रैंडम टर्म होगी. ठीक है. उसके बाद जो आपका एप्सिलॉन का वेरिएंस होगा वही एप्सिलॉन का वेरिएंस आपका y का वेरिएंस कंसिडर होगा. ठीक है. यानी कि इसका वेरिएंस जो है वो सिग्मा स्क्वायर y डॉट एक्स था, तो y का जो है वो भी सिग्मा स्क्वायर y डॉट एक्स होगा. ये इसकी कुछ एजम्पशंस थी. उसके बाद है रिग्रेशन लाइन. पहले हमने देखा रिग्रेशन मॉडल. रिग्रेशन लाइन क्या होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई. ठीक है. जब आप एक्सपेक्टेशन लेते हो ऑन बोथ साइड्स तो रैंडम वैल्यू आपके पास वाई है और दूसरी तरफ रैंडम वैल्यू आपके पास जो है वो एप्सिलॉन है, तो एक्सपेक्टेशन इन दोनों के ऊपर अप्लाई होगी. जब एप्सिलॉन पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई होगी तो हम इसकी प्रॉपर्टी देख चुके हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इज 0, द मीन ऑफ एप्सिलॉन इज 0. तो आपके पास रिग्रेशन लाइन क्या बनेगी? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा xi. ठीक है जी. और जो एरर टर्म है वो यहाँ से खत्म हो जाएगी. नेक्स्ट इज द एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन इज, यानी कि y हैट की फॉर्म में हम सैंपल डेटा जो गिवन होगा उससे इसको एस्टिमेट करेंगे. और अल्फा बीटा जो दो पैरामीटर्स हैं वो सैंपल से जब एस्टिमेट होके आएंगे तो वो सैंपल स्टेटिस्टिक्स होंगे. वो आपके पास क्या है? a एंड b. तो इसकी इक्वेशन क्या है? y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. अब हम जो 20 में देख रहे हैं इसी की हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है, क्योंकि ये सैंपल्स ड्रॉ हुए और उससे हमने इसको एस्टिमेट किया, तो इसकी एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगी और उस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन भी होगा और उसकी वेरिएंस भी होगी. ठीक है जी. और इसमें ए बी की जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं इसकी इक्वेशंस हम देख चुके हुए हैं. ये एक्सप्रेशंस हैं इनके. ठीक है. बी का एक्सप्रेशन है और फिर उसके बाद ए का एक्सप्रेशन है जिसमें बी भी इन्वॉल्व है. नेक्स्ट इज द मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बी. हमने जो प्रूफ करना है वो ये है, मीन के लिए म्यू और किसका म्यू है? बी का. सो इट इज डिनोटेड बाय म्यू बी. और क्या होगा? ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी. और ये किसके इक्वल होगा? आपके पॉपुलेशन पैरामीटर जो बीटा है उसके इक्वल रहेगा. ठीक है. तो इसके लिए आप देखिए कि पहला स्टेप क्या है. हमने बी का एक्सप्रेशन जो कि अभी पीछे देखा था एग्जैक्टली वही हमने यहाँ पे लिख लिया. और मॉडल हमें पता है क्या है? y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एप्सिलॉन. अब आप देखिए कि b का जो एक्सप्रेशन है उसमें y जो है वो कहाँ पे इन्वॉल्व है? दो जगह पर. ठीक है. एक आपके पास y ये लिखा हुआ है और एक y ये लिखा हुआ है. हमने क्या करना है? इस y में इस मॉडल को सब्सिट्यूट कर देंगे. ठीक है. तो अब आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो देखिए कुछ इस तरह से बना है. n समीशन x और ब्रैकेट में जो है वो पूरा मॉडल y का लिखा हुआ है. फिर उसके बाद माइनस समीशन x एज इट इज आ गया. ठीक है. और ये वाला जो समीशन है ये भी एज इट इज आ गया और इस y की जगह पर भी पूरा मॉडल पेरेंथेसिस में लिख दिया. डिनोमिनेटर आपके सामने एज इट इज लिखा हुआ है. ठीक है जी. तो अब आपने क्या करना है कि समीशन को भी अप्लाई करना है और समीशन के साथ अगर कोई वैल्यू है उसको भी मल्टीप्लाई करना है. तो आपके पास पहले वाली जो मॉडल से 3 टर्म्स आएंगी और बाद वाला जो मॉडल है उससे भी 3 टर्म्स आएंगी. तो ये 6 टर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगी. ठीक है जी. अब आप देखिए क्या लिखेंगे हम. सबसे पहली टर्म क्या आएगी? n समीशन x
और अल्फ़ा आप देखिए ये क्या है, ये कांस्टेंट कंसिडर होगा, तो हम इसे n और समीशन x के बिटवीन लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि समीशन इस पे अप्लाई नहीं होना, ठीक है। उसके बाद आएगा प्लस n, अब इससे मल्टीप्लाई करना है, पहले हमने इसको इससे किया, अब इससे करेंगे और फिर थर्डली इससे करेंगे। जब सेकेंड टर्म आएगी तो क्या आएगा, बीटा भी आपके पास कांस्टेंट है, पीछे लिख दिया, समीशन x, एक x बाहर से आया और एक अंदर से, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या आएगा, एप्सिलॉन के साथ मल्टीप्लाई किया तो फिर क्या आया, एप्सिलॉन रेंडम टर्म है, यानी कि एप्सिलॉन आई, तो आपने इसे क्या करना है, इसको समीशन के साथ ही लिखना है, तो कैसे आएगा, एन समीशन एक्स भी ऐसे ही आया और एप्सिलॉन भी, ठीक है, ये दोनों समीशन के साथ टर्म्स आएंगी। अब आएगा माइनस, अच्छा, अब आपने समीशन एक्स को और समीशन इसके साथ जो है इसको 3 दफ़ा आपने यहाँ पे सॉल्व करना है, अल्फा के साथ मल्टीप्लाई किया, इससे भी किया और फिर इससे भी कर देंगे, तो कैसे आएगा माइनस, ठीक है, अल्फा चूंकि कांस्टेंट है हम पीछे लिख देते हैं, समीशन एक्स, ठीक है, और ये जो समीशन है ये भी कांस्टेंट कंसिडर होगा, क्योंकि आपके पास अंदर जो टर्म है उसमें कोई भी आई वाली सब्सक्रिप्ट वाली टर्म नहीं है, तो ये किसके इक्वल जाएगा, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n है, तो इसलिए हम इसको n लिखेंगे। n आपकी मर्जी, आप पहले लिख लें या बाद में लिख लें, बेहतर है कि हम इसको पहले लिख लें, ठीक है, अल्फा से भी पहले लिख लेते हैं। अच्छा, अब हम सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस बीटा पीछे आ जाएगा समीशन से, समीशन x ऑलरेडी बाहर लिखा हुआ है, और जो दूसरा वाला समीशन x है वो इस तरह से आएगा। अब आप देखिए समीशन x इंटू समीशन x, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, समीशन x होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ही इसको ठीक करूँ तो कैसे लिखेंगे, समीशन x होल स्क्वायर। अब हम थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस समीशन x बाहर से आ गया और समीशन एप्सिलॉन, ठीक है जी, इस तरह से आपके पास ये टर्म्स आ गई। अगर आप इन टर्म्स को देखिए तो कुछ टर्म्स आपको एक जैसी लग रही है, कौन सी वाली, फर्स्ट वन और फोर्थ वन, ठीक है, एन अल्फा उसमें भी है, एन अल्फा इसमें भी है, उसमें भी समीशन एक्स है और इसमें भी समीशन एक्स है, बस ये माइनस के साथ है और ये प्लस के साथ है, इस तरह से ये कैंसल आउट हो जाएंगी। अब आप देखिए सेकेंड टर्म में भी बीटा इन्वॉल्व है और ये फिफ्थ टर्म में भी बीटा इन्वॉल्व है, इन दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे, और थर्ड और सिक्स टर्म जो है इन दोनों में एप्सिलॉन इन्वॉल्व है, इनको भी हम कंबाइन कर लेंगे। तो इसे किस तरह करते हैं हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ये आपके पास है जिसमें फर्स्ट टर्म और ये फोर्थ टर्म ये कैंसल आउट हो गई, और उसके बाद आपके पास ये दो बीटा की टर्म्स हैं जिनको हमने कंबाइन करके यहाँ लिख दिया, और दोनों एप्सिलॉन वाली टर्म्स हैं उनको हमने बाद में कंबाइन कर दिया, ठीक है। अगला एक्सप्रेशन देखिए कि अगर हम इसमें से बीटा कॉमन ले लें, ठीक है, दोनों में से बीटा कॉमन आ गया, ठीक, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बना वो ये इस तरह से था। अब आप देखिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसका एक्सप्रेशन क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट होके क्या हो गया, 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आप नेक्स्ट जो आपके पास टर्म्स हैं एप्सिलॉन वाली, उन दोनों टर्म्स को हमने इकट्ठा लिखा और डिनोमिनेटर उसका भी यहाँ पर सेपरेट कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप कैसा आएगा कि देखिएगा कि बीटा अलहदा रह गया क्योंकि इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब आप देखिए ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है यहाँ पर, ये डेविएशन फॉर्म में है, समीशन एक्स एप्सिलॉन माइनस एन एक्स बार समीशन एप्सिलॉन। अच्छा, एक्स बार कैसे आया, अब इस टर्म से इस टर्म को देखिए, तो समीशन एक्स को अगर हम एन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये आपके पास एन एक्स बार बन जाएगा, ठीक है, ये वाला एन जो मल्टीप्लाई हुआ था वो ये आ जाएगा आपके पास, और ये एक्स बार और समीशन एप्सिलॉन जो है वो बाद में आ गया। इससे जो है आपके पास ऐसी डेविएशन फॉर्म बनी है जिसको हम इस तरह से लिखेंगे, समीशन एक्स माइनस एक्स बार इनटू एप्सिलॉन, ठीक है, और डिनोमिनेटर आपके पास, इसको भी अगर हम लिखना चाहें डेविएशन फॉर्म से कंबाइन करके तो कैसे आएगा, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ऊपर सिर्फ आपके पास डेविएशन है और नीचे डेविएशन का स्क्वायर भी है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया। अब आप देखिए कि नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम दोनों साइड पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर देंगे, और आपको ये बात पता है कि एक्सपेक्टेशन किस पे अप्लाई होती है, रेंडम टर्म के ऊपर, और आपके पास इसमें रेंडम टर्म क्या है, वो रेंडम टर्म है आपके पास एप्सिलॉन, और बी जो है वो भी है, ठीक है जी। तो अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए आपने वो एक्सप्रेशन एज इट इज़ लिखा, अब आप देखिए इस तरफ भी एक्सपेक्टेशन आ गई, और यहाँ पर सिर्फ आपके पास एप्सिलॉन पे एक्सपेक्टेशन आएगी क्योंकि ये रेंडम टर्म है, ठीक है, और बीटा एज इट इज़ आ गया।
और हमने assumption में इसकी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी? मीन ऑफ द एप्सिलॉन इज 0, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इज 0। हम इस तरह भी लिख रहे थे उसे, एप्सिलॉन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 0 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर y डॉट x। ठीक है जी। तो ये जो 0 है इसके अकॉर्डिंगली आपका ये पूरा फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर ये पूरा फैक्टर 0 हो गया तो आपके पास सिर्फ क्या बच गया? बीटा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू बीटा। ये आपके पास जो है मीन आ गया इसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ b का। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट पार्ट में इसका वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ b जो है उससे वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा। थैंक यू।